छात्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कठिन मानते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में इस विषय से हमेशा प्रश्न आते हैं और करंट अफेयर्स के साथ जब आप इकोनॉमी को जोड़कर पढ़ते हैं तो एसईजेड आपको मल्टीपल टाइम न्यूज में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है भारत में करीब 276 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एसईजेड काम कर रहे हैं और भारत में करीब 3.19 बिलियन लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ पिछले साल यानी कि 2023-24 में इस जोन से 163 अरब का निर्यात भी हुआ था। यानी कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 19% का हिस्सा सिर्फ एसईजेड से आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसईजेड का डाटा तो आपने बता दिया मैम, बट ये होते क्या है और ये एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या हाल ही में कुछ बदलाव हुआ है और ये भारत की इकोनॉमी को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एसईजेड क्या है। देखिए, इनका मतलब होता है अंग्रेजी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। सरल शब्दों में कहूं तो ये देश के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसे सरकार इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए खास सुविधाओं के साथ डेवलप करती है। सोचिए, सरकार को देश में बहुत सारा विदेशी निवेश लाना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने एक प्लान बनाया, चलो देश में कुछ ऐसे स्पेशल इलाके बनाते हैं जहां पे फैक्ट्री लगाना और बिजनेस करना बहुत ही आसान और फायदेमंद हो। लेकिन सवाल यह है कि कंपनियां यहाँ क्यों आएंगी? उनको तो कोई बेनिफिट, कोई लालच देना होगा। बस यही लालच था इनकम टैक्स में भारी छूट। यहाँ कंपनियों को मिलता है कम टैक्स, आसान कायदे कानून, निर्यात आयात की प्रक्रिया में रियायतें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए गुजरात के समुद्र किनारे कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर कोई कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगाएगी तो उसे आयात पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी, आयकर में शुरुआती सालों में बड़ी छूट मिलेगी और लाइसेंस अप्रूवल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ सिंगल विंडो से मिल जाएगा। इसका नतीजा, कंपनीज के लिए लागत कम, मुनाफा ज्यादा और देश के लिए निर्यात आसान और सबसे बढ़कर स्थानीय लोगों के लिए हजारों नौकरियां। तो अब आपको एसईजेड का मतलब समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसे विशेष इलाके जहां सरकार बिजनेस और कंपनीज को छूट देती है। अब थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। भारत में एसईजेड की कहानी शुरू हुई थी 1965 में कांडला, गुजरात में। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था। जी हाँ, इनको पहले ईपीजेड बोलते थे। फिर साल 2000 में भारत एसईजेड नीति लेकर आया और फिर 2005 में संसद ने एसईजेड एक्ट को पास कर लिया। 2006 में इसके नियम लागू हुए और देश भर में क्योंकि कंपनीज को मिल रही थी भारी इनकम टैक्स छूट, तो एसईजेड की संख्या तेजी से बढ़ने लग गई। अब देखिए, पोजेंट का डाटा क्या कहता है कि ऑपरेशनल एसईजेड इंडिया में है लगभग 276। टोटल यूनिट्स जो इनके तहत काम कर रही है 6275। निवेश आ रहा है लगभग 7 ट्रिलियन रुपीस। रोजगार लगभग है 31 लाख से ज्यादा और 2023-24 में निर्यात हुआ है 163 अरब डॉलर का और पूरे भारत के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी है लगभग 19 से 21%। अब एससीजेड के ना सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। ये टैक्स पे मिलने वाली छूट क्या है। ये छूट ना दो तरीके की थी, एक जो एससीजेड बनाएंगे और दूसरे जो एससीजेड में काम करेंगे। पहले ना छूट का जो सेक्शन 10AA है इसको समझ लेते हैं। एससीजेड बन गया, अब यहाँ पे कंपनियां काम करने के लिए आएंगी, तो इन कंपनीज के लिए सेक्शन 10AA के तहत सरकार ने कहा, भाई आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे और उससे जो आपको मुनाफा होगा, हम 15 साल तक आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। और यही एससीजेड के एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन था। लेकिन आपको पता है इसमें चेंज हो गया है, एक बड़ा अपडेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अपडेट है सनसेट क्लॉज, यानी कि किसी भी स्कीम की आखिरी तारीख। देखो, सरकार ने इस 10AA वाली छूट में नई कंपनियों की एंट्री के लिए एक डेडलाइन तैयार की थी कि भाई इस डेट तक आओगे तो आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है आज कोई नई कंपनी एससीजेड में आती है उससे 10AA का फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, जो पुरानी कंपनियां टाइम पे आ गई थी
उनकी 15 साल की छूट तब तक चलेगी जब तक कि उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता है। दूसरा सेक्शन, सेक्शन ETIAB, ये SEZ बनाने वाले डेवलपर्स के लिए था। देखो, SEZ के लिए आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये कौन बनाएगा? ये डेवलपर्स बनाएंगे। सरकार ने कहा आपको भी मुनाफे पर 10 साल के टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इस स्कीम पर भी सनसेट लग चुका है। 1 अप्रैल 2017 के बाद किसी भी नए डेवलपर को ये छूट नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर आज की सिचुएशन क्या है? नई कंपनियां और नए डेवलपर्स के लिए ये दोनों ही बड़ी टैक्स छूट वाली स्कीम अब बंद हो चुकी हैं, और ये SEZ के शुरुआती दौर की सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस थी। अब बात कर लेते हैं, सरकार 2025 में कुछ अपडेट्स लेकर आई है, इनको जानना बहुत जरूरी है। पहली अपडेट ये है कि जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कुछ आसान नियम बना दिए हैं सरकार ने। फॉर एग्जांपल, पहले एक सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग SEZ अगर आपको बनाना है तो जमीन की न्यूनतम 50 हेक्टेयर थी, अब उसको घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया है। दूसरा, पहले SEZ कंपनियां भारत के घरेलू बाजार में बिक्री नहीं कर सकती थी क्योंकि इनको केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब ये डोमेस्टिक मार्केट में भी बिक्री कर सकती हैं, बस ड्यूटी और टैक्स आपको भरना होगा। साथ ही सरकार ने जो जमीन गिरवी होती है उस पर भी काफी ढील दे दी है। साथ ही कुछ नियमों में और ज्यादा पारदर्शिता गवर्नमेंट लेकर आई है। तो इन करंट अफेयर के अपडेट्स को आपको याद कर लेना है। अब बात आता है कि ये सब करने का फायदा क्या है। देखिए, कंपनियों को लागत में राहत मिलेगी, तेज अप्रूवल मिलेगा, 100% विदेशी निवेश को भी अनुमति दी गई है, स्थानीय इलाकों में रोजगार बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, 2021-22 में 133 अरब डॉलर का निर्यात था, 22-23 में बढ़कर हो गया 157 अरब, और 23-24 में हो गया 163। यानी कि SEZ से एक्सपोर्ट के ट्रेंड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना इस पिक्चर का दूसरा पहलू भी है। आपको लग रहा होगा ये SEZ तो बड़े कमाल की चीज है, लेकिन कई बार ना जमीन अधिग्रहण पर विवाद हो जाता है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं। बहुत सारी कंपनीज टैक्स इंसेंटिव खत्म होते ही बाहर निकल जाती हैं। कई बार जो रोजगार की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती, रोजगार ज्यादातर अस्थायी होते हैं, और देखो पर्यावरण पे भी असर आता है, पानी की कमी, प्रदूषण, ग्रीन एरिया का घट जाना। तो इसीलिए अब इन चुनौतियों से निपटने के समाधान भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में कुछ एडिटोरियल्स SEZ पर पढ़ेंगे तो वो इन्हीं चैलेंजेस की बात करते हैं। तो देखो, हमें क्या करना होगा, जब जब जमीन अधिग्रहण हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और उचित मुआवजा तय हो। दूसरा, किसी भी योजना का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य हो, यानी कि इसका सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकल हायरिंग और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही हर SEZ को पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों पे खरा उतरना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो इंसेंटिव्स सरकार दे रही है उन्हें कंपनीज की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाए, यानी कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसी को सरकारी स्कीम का लाभ मिले। देखिए, जो SEZ है ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ एक कर छूट वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये तो निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश लाने का एक मजबूत औजार भी है। और 2025 के जो सुधार मैंने आपको बताए, उनके बाद तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं। तो अगर नीतियों में बैलेंस बना रहा तो आने वाले सालों में SEZ भारत के आर्थिक विकास में और भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थी SEZ की पूरी कहानी, पुराने से लेकर नई अपडेट तक, डेटा, फैक्ट्स और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब एक जगह। अब बात करते हैं कि इस पे मींस का क्वेश्चन आया है। यस, 2015 में इस पे मींस का क्वेश्चन भी आया है। क्या इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट की है आपके लिए UPSC फंडा नाम से एक नई सीरीज, जिसका ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन में मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसी तरह पढ़ाया था, और ऐसे ही आसान और सटीक कंटेंट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय प्राची मैम। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हंसते खेलते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और याद रखिए, प्राची मैम अगर है तो पेपर पास है।
जय हिंद।